हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, क्लास 12th की जो इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, उसका एक लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। उसकी एक सेकंड कहानी है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा देता हूँ। ये लिखा है वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये इसका सेकंड स्टोरी है। देखिए ये लिखा है कि मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रामर की बात करें तो कभी भी कोई प्रेपोजिशन आए, जैसे ऑन आ गया, इन आ गया, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लग जाएगा। गो है तो गोइंग हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, तो ये बी है तो बीइंग हो गया है। तो मुकेश इंसिस्ट करता है, यानी कि बहुत ही जिद करता है, जोर देता है किस चीज़ पर? ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो खुद का मालिक बनेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा, खुद का मालिक बनेगा। इस पर वो इंसिस्ट करता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं भैया एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, ऐसा वो कहता है। अनाउंस करता है मतलब कि वो ऐसा बताता है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन इंग्लिश है, तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो ओल्ड आपको दिखाई देंगे। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब राइटर जो है वो कहती है कि मैं पूछती हूँ, तो पूछती हूँ मतलब मैंने पूछा। तो ये भी कहने का स्टाइल है। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइंस होते हैं, तो वो वाला स्टाइल भी आपको दिखाई देगा स्टोरी टेलिंग के अंदर भी। तो आई आस्क यानी कि मैंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। तो उसने जवाब दिया। अब इसको ट्रांसलेट करें तो वो जवाब देता है, लेकिन हम समझेंगे कि उसने जवाब दिया कि आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, टू ड्राइव अ कार, यानी कि कार चलाना मैं सीखूंगा। उसने ऐसा बोला लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। अब ये जो आप लुकिंग देख रहे हैं ना, ये वर्ब में आईएनजी, इसे बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि उसने जवाब दिया देखता हुआ, सीधे मेरी आंखों में देखता हुआ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। आगे देखते हैं। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, comma, famous for its bangles। यहाँ पे फुल स्टॉप है। सेंटेंसेस को तोड़ना सीखिएगा इस एक्सक्यूज मी। देखिए, हिज ड्रीम लूम्स, यानी कि उसके जो सपने हैं। लूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ धुंधला सा दिखाई पड़ना, तो उसके सपने धुंधले लगते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं। लाइक अ मिराज, किसकी तरह उसके सपने धुंधले दिखाई देते हैं? कि मिराज की तरह। मिराज का मतलब कि ऐसी उम्मीद, एक एक आशा, एक एक चाहत जो कि पूरी ना हो सकने वाली हो, ऐसा लगे कि यार ये पूरा नहीं होने वाला है, तो उसको मिराज कहते हैं। तो हिज ड्रीम लुम्स लाइक अ मिराज, तो उसके जो सपने हैं वो ऐसे धुंधले दिखाई देते हैं जैसे कि कभी न पूरे होने वाले विश। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, अब यहाँ थोड़ा घुमा के लिखा है। अमिड का मतलब होता है के बीच में, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब कि गलियों की धूल में। दैट फिल हिज टाउन, वो धूल जो उसके टाउन को, फिरोजाबाद को भर भर रखा है, यानी कि भर देता है। वो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के लिए फेमस है। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि उसके जो सपने हैं उन गलियों में, धुंध भरी गलियों में सपने मतलब कहीं ना कहीं धुंधले से पड़ गए। फिर से देख लीजिए, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसके जो सपने हैं वो एक मिराज की तरह, कभी न पूरे होने वाले विश की तरह वो धुंधले से पड़ जाते हैं। किनके बीच? अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों की धूल के बीच। वो धूल दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल उसके फिरोजाबाद के शहरों में वो धूल ही धूल है। वो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि बैंगल्स के लिए। तो कहने का मतलब है कि जहाँ धूल है, बस चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बनती है, वहाँ पे इसका ये जो सपना है वो वाकई कभी ना पूरे होने वाले ड्रीम की तरह जान पड़ता है। ये कहने का मतलब। ओल्ड फैशन इंग्लिश है तो घुमा के लिखेंगे, आपको समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। देख लीजिए, पहले मैंने आपसे कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। देखिए इन आपको दिखाई दे रहा है, इन के बाद देखिए मेकिंग है, मेक नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रामर की सीखते रहिए। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा जो परिवार है फिरोजाबाद में, इन फिरोजाबाद, इज एंगेज्ड, वो इंगेज्ड है, व्यस्त है, बिजी है, लगा हुआ है। किस चीज़ में लगा हुआ है? इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में वो इंगेज्ड है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। पहले तो यहीं तक देखते, इट इज़ द सेंटर, ये मेन केंद्र है। किस चीज़ का केंद्र है? ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया के ग्लास ब्लोइंग का मतलब है कि कांच से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसका ये मेन सेंटर है फिरोजाबाद।
वेयर जहाँ फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर जो परिवार हैं, बहुत सारे जो परिवार हैं, हैव स्पेंट जनरेशंस, उन्होंने अपनी सदियाँ, अपने जनरेशन गुजार दिए हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम करते हुए, तो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस का मतलब क्या, तो भट्ठी, भट्ठी समझते हैं ना, जहाँ पर वो भट्ठी तो जानते होंगे, बिल्कुल आग वाग होता है, उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, तो उस भट्टी के चारों तरफ इन्होंने अपनी जनरेशन गुजार दी काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते हुए मतलब उनको जोड़ते हुए, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, समस्त औरतों के लिए। इन द लैंड, जो पृथ्वी पर है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद ही एकमात्र ऐसा शहर होगा जो सारी औरतों के लिए जो पृथ्वी पर है उनके लिए वो चूड़ियाँ बनाता है। ऐसा घुमा के लिखे, देख रहे हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, समस्त महिलाओं के लिए। इन द लैंड, जो इस लैंड पर है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, और मुकेश का जो परिवार है उन परिवारों में से एक है, उन्हीं के बीच है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. फुल स्टॉप यहाँ पर है, तो नन से चालू है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो कितना बड़ा सेंटेंस है। क्लास 12 के बच्चे कैसे तोड़ पाएंगे इसको, तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि नन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। नो, यानी कि उनमें से कोई नहीं जानता है। तो नन ऑफ देम, नो का मतलब है कि उनमें से कोई नहीं जानता है। ठीक है, क्या नहीं जानता भाई। फिर दैट से क्लॉज जोड़ दिया गया है, नाउन क्लॉज है। यह नहीं जानता कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रेन है उनके लिए इलीगल है, गैर कानूनी है। लाइक हिम, जैसे कि मुकेश एक लड़का है, उसके लिए गैर कानूनी है, जैसे तमाम बच्चों के लिए। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जो ग्लास के उन भट्टियों में, उस फर्नेसेस में काम करते हैं, वो गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर्स, अब भट्टी के बारे में बता रहे कि वो भट्टी जो कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं। इन डिंजी सेल्स, डिंजी का मतलब अंधेरा सा, मैला कुचैला कमरों में लोग काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अब कहा गया है कि अगर वो जो कानून है अगर एनफोर्स हो गया, अगर वो लागू हो गया, कुड गेट हिम, दैट द लॉ कुड गेट, जो कानून है, कुड गेट हिम, कानून उन्हें पकड़ सकता है अगर लागू हो गया। इफ लगा है ना, इफ एनफोर्स, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। गेट हिम एंड, मतलब कि देखिए यहां से देखिए कि दैट द लॉ, लॉ के बाद कुड पे आइए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये कुड इसका वर्ब हो गया। कुड मतलब चांस है, चांस है। तो लॉ कुड गेट हिम, कानून उसको ले सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और वही नहीं, उसके साथ जो 20,000 बच्चे हैं उनको भी गेट आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, वो जो गरम गरम भट्टियां, उनसे बाहर ले सकता है अगर कानून लागू हो गया। वेयर, जहां पर दे स्लॉग, स्लॉग मतलब कड़ी मेहनत करते, टॉयल, दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर, जो अपना पूरा दिन जो बिताते हैं, जो मेहनत करके अपना पूरा दिन बिताते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर ऐसा होता है कि वो लूज कर देते हैं अपनी आंखों की जो ब्राइटनेस है, चमक है, यानी कि वो अंधे भी हो जाते हैं। तो अगर कानून लागू हो गया तो 20,000 बच्चे उसके साथ बाहर आ सकते हैं। आगे देखते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home। अब मुकेश's eyes, यानी कि मुकेश की जो आंखें हैं, बीम, वो चमक उठती है। एज ही वॉलंटियर्स, जब एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि वाली फीलिंग देता है, क्योंकि वो वॉलंटियर करता है टू टेक मी होम। तो राइटर कह रही है कि वो अपनी तरफ से मुझे घर ले जाने के लिए आता है, पेश करता है कि हाँ घर चलो। वॉलंटियर आप समझते हैं ना, कोई भी वॉलंटियर करता है, अपने खुद किसी काम को करने में इच्छा जताता है, वो वॉलंटियर कहलाता है। तो मुकेश की आंखें चमक उठती है क्योंकि वो मुझे वॉलंटियर करता है अपने घर ले जाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज, वो घर जिसको वो बड़े ही प्राउडली कहता है, इज बीइंग रिबिल्ड, कि भैया मेरा घर तो फिर से तैयार हो रहा है, बन रहा है, रिनोवेट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वॉक डाउन, तो कई बार तो डाउन लगने का भी मतलब होता है कि उस ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं तो वॉक डाउन, और कई बार होता है कि आप उस गली के अलॉन्ग चल रहे हैं तब भी डाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वो जो बदबूदार जो लेन्स है, जो गलियां हैं, उसमें वो चलते हैं।
चोक्ड विद गार्बेज, वो गलियां जो कि चोक्ड है, जाम है, गार्बेज यानी कचरों से जाम गलियां हैं, तो उनसे वो गुजरते हैं। पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हैं, दैट रिमेन होवल्स, ऐसे घर जो बिल्कुल होवल है, यानी कि होवल मतलब एक झोपड़ी की तरह है, वहाँ से गुजरते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके वॉल्स क्रम्बल हो रहे हैं, एकदम हिल रहे हैं, ढह रहे हैं, क्रम्बल मतलब एकदम नीचे गिर रहे हैं, ढह रहे हैं वॉल। वोबली डोर, जिनके दरवाजे वोबली है, हिलते डुलते दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवल स्टेट। अब क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, यानी कि जो इंसानों के परिवार हैं वो, एंड एनिमल्स, सब की एक भीड़ लगी हुई है जो को एग्जिस्ट कर रहे, एक साथ मिलजुल कर रह रहे इन अ प्रीमीवल स्टेट। ऐसा लग रहा है कि एकदम अति प्राचीन पुराने समय के किसी टाइम में उस अवस्था में रह रहे हो, ऐसी कंडीशन है। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो दरवाजे पर रुकता है। ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह के एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर, एक हिलता डुलता, वोबली का मतलब अस्थिर जो होता है, उस वोबली लोहे के दरवाजे को बैंग करता है, ठक ठक मारता है। विद हिज फुट, अपने पैरों से उस पर बैंग करता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इसको वो धक्का देकर खोल देता है। तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल किया गया। इससे पता चलता है कि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कई बार हम कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सुनाते हैं, ओल्ड फैशन इंग्लिश के हिसाब से। आजकल तो लोग पास्ट में सुनाते हैं सब कुछ, कि मैंने धक्का दिया तो आई पुश्ड होगा, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसे देख पुशेज लिखा हुआ है, तो मानना तो पड़ेगा। चलिए, वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, देखिए यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाया कि हम घुसते हैं, यानी कि हम घुस गए, हमने प्रवेश किया। हाफ बिल्ट शैक, शैक मतलब झोपड़ी होती है, तो आधा आधा ही बना हुआ था, ऐसी झोपड़ी में हम घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, जो कि डेड ग्रास मतलब जो सूखे हुए घास से, थैच मतलब वो घास फूस से वो बने हुए, मतलब छप्पर होता है ना घास फूस का बना, वो इस तरह से वो बना हुआ था। तो वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, जो कि उस सूखे घास से बना हुआ था, इज अ फायरवुड स्टोव। अच्छा एक मिनट, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक हाफ बिल्ट शैक में घुसते हैं, आधे बने हुए झोपड़ी में घुसते हैं, ये तो हो गया। इन वन पार्ट ऑफ इस, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, जो कि डेड ग्रास से बना हुआ है, उसकी छत बनी हुई है। इज अ फायरवुड स्टोव, उसमें क्या है, एक फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव यानी कि वो एक चूल्हा है, लकड़ी का वगैरह का ऐसा कुछ चूल्हा है। फायरवुड है ना, हाँ ऐसा चूल्हा है। कई होते हैं मिट्टी का जो चूल्हा होता है, इसमें लकड़ियाँ वगैरह डालते हैं, तो उस तरह का चूल्हा है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा वेसल है, बर्तन है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें एकदम धुआं देता हुआ, सिजल करता हुआ स्पिनच लीव्स, यानी कि पालक के पत्ते हैं, यानी कि पालक है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन अगर ग्राउंड पर देखें, चूल्हे पर तो वो है पालक है, और ग्राउंड पे देखें तो बहुत बड़े एल्यूमिनियम के प्लेटर में, यानी कि थाली में, प्लेटर मतलब थाली, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटे हुए वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। और फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब कमज़ोर सी, सुस्त सी, एक यंग वुमेन ही है, बस सुस्त है। फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, वो मतलब शाम का जो खाना है उसको पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। समझ में आया क्या दिखाई दे रहा है? ये हाफ बिल्ट शैक, जो शैक मतलब झोपड़ी होता है, तो झोपड़ी के बारे में बताया है कि कैसे वो थैच्ड विद डेड ग्रास, वो डेड ग्रास से उसकी छत बनी हुई है, और कैसे वहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है, उस पर एक बर्तन है, उस बर्तन में पालक है, जिसमें से वो गर्माहट, वो धुआं निकल रहा है। ग्राउंड पे एक एल्युमिनियम का बड़ा सा परात है, जिसमें सब्जियां कटी हुई है। एक यंग वुमेन है जो कि कमज़ोर सी है, फ्रेल है, वो शाम का खाना पका रही पूरे परिवार के लिए। आगे देखिए, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, वो मुस्कुराई, स्माइल से लिखा है बट हम इसको स्माइल्ड समझेंगे, वो मुस्कुराई। थ्रू आईज, अपनी आंखों से, वो आंखें, फिल्ड विद स्मोक, जो धुएं से भरी हुई है, वो मुस्कुराई। शी इज द वाइफ ऑफ, वो पत्नी है, वाइफ ऑफ मुकेशेज एल्डर ब्रदर, तो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वो पत्नी है, यानी कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो शी हैज़ बिगन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया कि उसने शुरू कर दिया है, टू कमांड रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट थामने का,
एज बहू वाली जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मतलब बहू कहलाने लगी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, पूरे घर की एक डॉटर इन लॉ कहला रही है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो पहले से ही 3 आदमियों के का चार्ज ले रखी है। हर हस्बैंड, अपने पति का, मुकेश का, एंड देयर फादर, और उनके पिता का। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, ओल्डर मैन मतलब पिता, जब वो एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी कि जैसे उसके ससुर जी एंट्री करते हैं तो शी विड्रॉ कर लेती है, खुद को खींच लेती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटे हुए वॉल के पीछे खुद को कर लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे के बहुत पास खींच लेती है, ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कस्टम यानी कि जैसा जो ये नियम, कायदा, कानून, जो परंपरा जैसा कहता है उस हिसाब से वो करती है। यानी कि अपने फादर इन लॉ के सामने उसे सामने नहीं आना है, उससे घूंघट को खींचना है, तो सारा वो निभाती है परंपरा। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज कस्टम डिमांड, जैसा कस्टम कहता है कि जो डॉटर इन लॉज हैं, जो भी बहुएं हैं, डॉटर इन लॉ जो होती है, मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए उन्हें, बिफोर मेल एल्डर्स। मेल एल्डर्स जो बुजुर्ग जो हैं, जो मर्द हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके सामने उनको घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, और इस केस में अगर हम एल्डर की बात करें, जिसे देखकर वो पीछे चली गई टूटे हुए दीवार के पीछे और घूंघट खींच लिया, वो एक इम्पोवरिस्ड का मतलब जो एक तरीके से जिसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो गरीब हो गया, कंगाल हो गया, उसको इम्पोवरिस्ड कहते हैं। तो इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जैसे कि डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में काम किया। देन अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया, असफल हो गया, टू रिनोवेट अ हाउस, एक घर का मरम्मत कराने में, यानी घर को सही से और ठीक विक कराने में, पेंट वेंट कराने में वो फेल हो गया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल्स, ही फेल टू रिनोवेट अ हाउस एंड फेल टू सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी फेल हो गया। देख लीजिए, इतनी मेहनत उसने की है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, जो भी करने में वो सफल हुआ। मैनेज टू का मतलब होता है कि बड़ी मुश्किल से आप कोई काम कर पाते, मतलब कामयाब तो हो जाते हैं, बट बहुत मेहनत आप करते हैं उसको करने के लिए। तो ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, जो करने में सफल रहा बड़ी मुश्किलों से, इज टीच देम व्हाट ही नोज, कि उन्हें वही सिखा पाया जो वो जानता है। स्कूल नहीं भेज पाया, घर को रिनोवेट नहीं कर पाया, वो सिर्फ वही उनको सिखा पाया जो वो खुद जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने की जो कला है वो उसे सिखा पाया। किसकी बात हो रही है? मुकेश के जो पिता हैं, वो मुकेश को और उसके भाई को स्कूल भी नहीं भेज पाए, घर भी अच्छा नहीं करवा पाए, सिर्फ उनको चूड़ी बनाना ही सिखाया। इट इज़ हिज करम, ये तो उनके कर्म है, हिज डेस्टिनी, उनकी किस्मत है। सेज मुकेशेज ग्रैंड मदर, अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि भैया ये तो उसके कर्म है, यानी कि मुकेश की दादी जी। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि उस घर में फिर दादी जी भी हैं। मुकेश है, मुकेश का बड़ा भाई है, मुकेश की भाभी है, मुकेश के पापा हैं, मुकेश की दादी है। तो दादी क्या कहती है उनकी कि ये तो भैया ये तो उसके कर्म है, डेस्टिनी है। मुकेश की दादी माँ कहती है कि हु हैज़ वॉच्ड हर ओन, तो दादी माँ के बारे में कह रहा है कि वो दादी माँ हु, ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जब कोई वाक्य बनता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और वो ये जो एंटीसीडेंट है ना, जो बगल वाला है, उसके बारे में कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात बताई जा रही है? दादी माँ के बारे में। क्या बताई जा रही है? कि वो दादी माँ हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट, उस डस्ट से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों को, चूड़ी का जो ग्लास होता है उसको पॉलिश करते हैं, कुछ प्रक्रिया रही होगी, तो उस पॉलिश करने में जो डस्ट आता है, उस डस्ट से उनकी आंखें चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब वो
ऐसा इशारा करती है, ऐसा अपना अर्थ देती है, निकालती है, ऐसा कहती है कि कैन अ गॉड गिवन लीनियज, लीनियज का मतलब है वंश, वंशावली जो चलती आती है, तो गॉड गिवन, गॉड के द्वारा दिया हुआ ये जो वंशावली है कि एक वंश में कोई चूड़ी मेकर था, फिर दूसरा भी चूड़ी बैंगल मेकर बना, तीसरा भी बना, तो गॉड ने दिया है उसके हिसाब से। तो क्या गॉड गिवन लीनियज, गॉड के द्वारा दिया गया ये जो वंशावली जो चली आ रही है, एवर बी ब्रोकन, क्या ये क्रम टूट सकता है? शी इम्प्लाई जो कहती है, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. देख लीजिए, born in the caste of bangle makers, पैदा होकर, होने के बाद, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन, उन्होंने देखा है, नथिंग बट बैंगल्स। नथिंग बट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे बोलूँ कि देर इज नथिंग बट पीस, यहाँ बस शांति के अलावा और कुछ नहीं है, तो बट का मतलब है के अलावा, तो नथिंग बट का मतलब है शांति शांति, नथिंग बट पीस। अगर बोलूँ कि देर इज नथिंग बट वाटर, तो पानी ही पानी है, यानी कि पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से है कि दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। चूड़ियाँ कहाँ देखी? इन द हाउस, घर में देखी, इन द यार्ड, पिछवाड़े में, मतलब आंगन में देखी, घर के पीछे देखी, इसको यार्ड कहते हैं। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में उन्होंने वही देखा, बैंगल्स। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में उन्होंने वही देखा, बैंगल्स। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गलियों में उन्होंने बैंगल ही देखा। तो एक बैंगल मेकर के कास्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने बैंगल के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं जी। समझ में आ रहा है? चलिए, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल ऐसे होता है ना, ऐसे गोल 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 गोल, उसको स्पाइरल कहते हैं। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, तो बैंगल का ऐसे गोल गोल कुछ बनाते होंगे ना, ऐसे बैंगल 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 ऐसे करके स्पाइरल बनाते होंगे, तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। सनी गोल्ड, अभी कलर का नाम बता रहा है कि सनी गोल्ड है, तो पैडी ग्रीन है, तो रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि हर वो कलर जो कि बोर्न आउट, जो पैदा हुआ है 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 रंगों से जितनी भी रंग निकले हैं, उन सब रंगों की वो चूड़ियों के स्पाइरल्स बने हुए थे। लाई इन माउंट्स, माउंट्स मतलब ढेर, वो ढेर पर रखे हुए थे। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, यार्ड्स, अच्छा यार्ड मतलब जो आंगन वगैरह है, जो वरांदा है, उसको ये अनकेम्प्ड उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो आंगन कैसा है, तो अनकेम्प्ड है, मतलब व्यवस्थित नहीं, साफ सुथरा नहीं, अजीब सा है। तो उन अजीब से यार्ड में वो ढेर रखे हुए चूड़ियों के, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और कुछ तो पाइल्ड है, कुछ ढेर लगे हुए हैंड कार्ट्स पे, जो 4 पहियों वाले जो ठेला गाड़ी होते हैं उस पर भी लगे हुए हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको पुश किया जा रहा है नौजवान लड़कों के द्वारा, अलोंग द नैरो लेन्स, छोटी छोटी पतली पतली गलियों से उनको ले जाया जा रहा है उन ठेलियों को। ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी टाउन का मतलब है कि झुग्गियों वाला वो टाउन है, झुग्गी झोपड़ी चारों तरफ है, तो वहाँ पर उन अनकेम्प्ड जो अजीब से जो यार्ड्स हैं, जो आंगन है, वहाँ भी चूड़ियों का माउंट्स है, प्लस वो जो ठेली है उस पर भी चूड़ियों का वो पाइलअप किया हुआ है, ढेर है, और जो नौजवान लड़के हैं वो उसको पुश करके ले जा रहे हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स का मतलब वही है जो झोपड़ियाँ होती हैं उनको हटमेंट भी कहते हैं। तो उस अंधेरे झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, यानी कि फ्लेम की कुछ लाइन है, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अच्छा, कुछ ऑयल लैम्प्स हैं, वो जो दिया होता है ना, जो फ्लिकर कर रहे हैं, फ्लिकर में अस्थिर हैं, तो उस लाइन्स में देख रहे कि एंड इन डार्क हटमेंट्स, उस अंधेरे कमरों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, जहाँ पर सिर्फ दिए ही दिए हैं, एक दिया होगा, फिर एक दिया होगा, एक दिया लाइन है, तो उस दियों के बाद, तो उस दिए की लाइन है, उसके बगल में सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है ना, तो उल्टा पुल्टा लिखते हैं, हम लिखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, ये अजीब लिखते हैं, पहले बोलते हैं नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आप ये तरीका समझ लीजिए। तो पूरा ये है कि एक अंधेरा हटमेंट है, यानी कि अंधेरा कमरा है, जो झोपड़ी है वो अंधेरे में है, उसमें दियों की लाइन लगी हुई है, और उस लाइन के पास लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, ठीक है, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, उनके माँ बाप भी बैठे हुए, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स।
अब वेल्डिंग वो जोड़ रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, जो कलर ग्लास है उनको वो वेल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, मतलब ऐसे ऐसे करके उनको सर्कल बना रहे हैं, एक चूड़ी बना रहे हैं। और देखते हैं, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड। अब उनकी जो आंखें हैं वो ज़्यादा एडजस्ट हैं डार्क में देन के मुकाबले टू द लाइट आउटसाइड, बाहर जो लाइट है उसके मुकाबले वो डार्क में ज़्यादा उनकी आंखें जो है वो एडजस्ट हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। दैट इज़ वाई, इसलिए, दैट इज़ वाई मतलब इसलिए, दे ऑफन एंड अप, ऑफन मतलब अक्सर, एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट। एंड अप का मतलब होता है कि एक ऐसे अंत पे पहुंच जाना जिसका रिजल्ट आपको पता नहीं। आप देखने गए एक्शन मूवी और देख बैठे कॉमेडी मूवी, तो आपको पता थोड़ी था, तो रिजल्ट क्या एंड अप हुआ, अब कॉमेडी मूवी देखिए, आप कैसे बोलेंगे कि आई वेंट टू द सिनेमा हॉल टू वॉच एन एक्शन मूवी बट एंडेड अप वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी। तो उसी तरीके से कि वो काम तो करते हैं, दैट इज़ वाई, और अंधेरे कमरों में रहते हैं तो दे ऑफन एंड अप लूजिंग, तो उनका अंत ये होता है, उनका रिजल्ट ये आता है कि उनके आईसाइट चले जाते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, वो बड़े भी नहीं हो पाते, उनकी आंखें चली जाती हैं। ये है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उन दियों के पास बैठकर वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं। चलिए, सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता नाम की एक लड़की है जो कि यंग गर्ल है, एक नौजवान लड़की है, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो ड्रैप का मतलब है फीका सा एक पिंक कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। अलॉन्ग साइड का मतलब है कि यहाँ अगर वो एल्डरली वुमेन है, दादी है या कोई बुजुर्ग औरत है, तो उसके अलॉन्ग साइड उसके साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, ग्लास, और वो भी सोल्डर कर रही, सोल्डर मतलब वही जोड़ रही है, जो टुकड़े हैं कांच के उसको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग। अब यहाँ बात तो सविता की हो रही है कि एज हर हैंड, जैसा कि उसकी जो हाथ है, मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स, टोंग मतलब चिमटा, चिमटों की तरह बिल्कुल मैकेनिकली उसके वो जो हाथ है वो काम कर रहे हैं, ऑफ अ मशीन, मतलब जैसे मशीन का कोई टोंग होता है, कोई चिमटा सा होता है, उस तरीके से उसके हाथ काम कर रहे हैं। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब राइटर कह रही है कि आई एम वॉन्डर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या, इफ़ का मतलब यहाँ पर क्या वाली फीलिंग, कि क्या शी नोज, क्या वो जानती है, द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब जो पवित्रता है, जो वैल्यू है, ऑफ द बैंगल्स, उन चूड़ियों की वैल्यू क्या उसे पता है। शी हेल्प्स मेक, जो उसे बनाने में वो हेल्प करती है, उसे मालूम भी है कि चूड़ियों की वैल्यू क्या है। ये राइटर कह रही, इट सिम्बोलाइजेज इन इंडियन वुमेन सुहाग, ये इंडियन जो भारतीय महिला है उसकी सुहाग की निशानी होती है चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस, शुभ माने जाते हैं इन मैरिज, शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे। इट विल डॉन, वैसे तो डॉन का मतलब आपको पता है सवेरा, सुबह का टाइम, लेकिन डॉन मतलब सामने आना भी होता है, तो हो सकता है कि सामने आएगा, ऑन हर उसके सामने आएगा, सडनली अचानक, वन डे एक दिन, वेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, जब उसका जो हेड है वो ड्रैप्ड होगा, वो कवर होगा विद रेड वेल, लाल घूंघट से कवर होगा। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके जो हाथ है वो रंगे जाएंगे लाल, विद हिना यानी कि मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल लाल चूड़ियाँ हैं उसको रोल किया जाएगा उसके रिस्ट पर, उसके कलाइयों पर। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके बगल में है, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, जो दुल्हन बनी थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथ पर, उसके कलाइयों पे वो बैंगल्स हैं। मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ, चार्ज, एक मिनट।
बट नो लाइट इन हर आइज़, तो उसके हाथों में, उसके कलाइयों पे बैंगल्स तो है, चूड़ियाँ तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो लाइट नहीं है, वो रोशनी नहीं है, यानी कि वो देख नहीं सकती है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब उसने कहा, शी सेज है तो हम सेड कहेंगे, तो उसने कहा, क्या कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि एक भी ऐसा टाइम नहीं था कि शेर भर खाना खा लिया हो। तो शेर का मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक शेर, दो शेर, ढाई शेर, सवा शेर, तो शेर मतलब वो मेज़र करने वाली बात है, तो गांव घर में कहा जाता है एक शेर, दो शेर। तो शेर भर खाना भी नहीं खाया, उसने कहा इन अ वॉइस, अपनी आवाज़ में। कौन सी आवाज़? ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो खुशियों से मतलब ड्रेन हो गई थी, खुशियाँ निचुड़ गई थी, ड्रेन होता है तो खुशियाँ निचुड़ गई थी, मतलब उस आवाज़ में वो खुशी नहीं झलक रही थी, ऐसी आवाज़ में उसने कहा। शी हैज़ not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed, उसने कभी इंजॉय नहीं किया, इवन यहाँ तक कि वन फुल मील, एक पूरा का पूरा जो मील होता है, एक वक्त का जो खाना होता है इन हर एंटायर लाइफ, अपने पूरे लाइफ में उस वो भरपूर मात्रा में उसे खाना नहीं मिला। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, एंड दैट्स वॉट, यही वो है, शी हैज़ रीप्ड, जो उसने पाया है। रीप मतलब जो आप पा लेते हो, आप कुछ करते हो बदले में आपको मिलता है, वो रीप होता है। आप उसको काटते हो, रीप करते हो, पा लेते हो, अपने में ले लेते हो। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेस। अब हर हस्बैंड, उसके जो पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, फ्लो मतलब बहते, मतलब बहुत बड़ा बियर्ड है, दाढ़ी है, सेज कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन, मैंने जो भी किया है, इज़ मेक अ हाउस, मैंने घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम, उनको सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी ये सरप्राइज हो जाएगा कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो वन वंडर्स, कोई भी ये सोचेगा कि क्या ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड, कि क्या उन्होंने वो अचीव कर लिया है जो सारे लोग फेल हो गए हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे लाइफ टाइम में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सर पर एक छत है। तो ये बात किसने कही? फिर से इसको देखिए क्या कह रहा है ये, कि यहाँ तो समझ में आ गया कि उसने पूरे लाइफ टाइम में खाना, मतलब दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, उसने यही बस लिया है। हर हस्बैंड, यानी कि उसके जो पति हैं, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, फ्लोइंग बियर्ड का मतलब है कि बियर्ड है जो फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है, इधर उधर फ्लो हो रहा है। सेज, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता है। ऑल आई हैव डन, मैंने जो भी किया है, इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली, मैंने फैमिली के लिए एक घर बनाया है, टू लिव इन, रहने के लिए। हियरिंग हिम, उनको सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी वंडर हो जाता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उन्होंने वो पा लिया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि बहुत लोग वो भी नहीं पा पाए, घर भी नहीं बना पाए, तो उन्होंने कम से कम घर बना लिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सर पर एक छत है रहने के लिए। आगे देखिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अब यहाँ लिखा है कि द क्राई, ये जो रोना है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, की पैसे नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए पैसे नहीं है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, एक्सेप्ट छोड़कर, कैरी ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे, चलाए जा रहे हो, मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस को तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रोना रो रहे हैं कि आई डोंट हैव एनीथिंग, मनी नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए पैसे नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने को भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो क्राई है, जो रोना है, रिंग्स इन एवरी होम, तो ये रोना बजता रहता है हर घर में। वहाँ जितने घर हैं वो चूड़ियाँ बनाना नहीं छोड़ते हैं, वो कैरी ऑन करते हैं उस बिज़नेस को, लेकिन वो रोना जरूर रोते हैं कि ज़्यादा पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, और यहाँ तक कि ज़्यादा खाना भी नहीं है खाने के लिए। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, जो नौजवान लड़के हैं, इको, वो भी सेम ही वही रिपीट करते, इको करते रहते उसी को, जैसे बुजुर्ग जो कहते हैं उसी को इको के रूप में ये बोलते हैं, यानी कि वही सुन के ये भी बोलते हैं। इको द लेमेंट, लेमेंट का मतलब है कि आप जो शोक कर प्रकट करते हो, अपने दुख को दिखाते हो, तो वो भी अपने दुख को लेमेंट, मतलब अपने लेमेंट को, यानी कि दुख को इको करते हैं, यानी कि उसी चीज़ को रिपीट करते हैं।
ऑफ देयर एल्डर्स, जो उनके एल्डर्स कहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र का। अगर यहाँ पर अ होता तो हम मानते कि कुछ तो हुआ है, लेकिन लिटिल का मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ भी बहुत ना के बराबर ही कुछ भी बदला होगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में, यानी कि समय बदल गया बट फिरोज़ाबाद में अभी भी सब कुछ वही है, शायद ना के बराबर ही कुछ हुआ है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of mind numbing toil. Toil का मतलब होता है मेहनत, कठिन मेहनत। माइंड नंबिंग का मतलब है कि जो माइंड को बिल्कुल सुन कर दे, यानी कि जो बोर कर दे। तो ये बोर करने वाला सालों की जो मेहनत है, हैव किल्ड, उसने मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, हर उस जो इनिशिएट करते हैं ना, कि शुरुआत जो करते हैं या सपने देखने की जो काबिलियत होती है, वो सबको मार दिया। मतलब कुछ इनिशिएट ही नहीं कर सकते, कुछ भी वो शुरू नहीं कर सकते, वो सपने भी नहीं देख सकते हैं। वो जब भी सोचेंगे तो चूड़ी बनाने के बारे में ही सोचेंगे। तो इस तरह की जो बोरिंग, जो माइंड नंबिंग जो टॉयल है, उसने उनके सोच को मार दिया है, उनके सपनों को किल कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखिए। अब I ask, मैं पूछती हूँ, यानी कि मैंने पूछा। A group of young men, एक ग्रुप था, जवान जवान लोगों का एक ग्रुप था। Who have fallen into the vicious circle, जो गिर गए थे, फॉल हो गए थे। विशियस, विशियस का मतलब वो जो मतलब क्या बोलूँ कि एकदम द्वेषपूर्ण, बेकार, घटिया, गंदा, खराब, एक क्रूरता भरा जो एक सर्कल है, उसमें वो घुस गए थे। किसका सर्कल है? ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन वही लोग होते हैं, जैसे मिडिल मैन में कुछ बिजनेसमैन वगैरह आ गए, जो कुछ ठीक पोजीशन पे है, जो अपना धंधा चलाते हैं, मिडिल मैन है। तो उन मिडिल मैन के उस विशियस सर्कल में ये सारे लोग घुस गए हैं। हु ट्रैप्ड, वो मिडिल मैन, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने फंसा लिया था देयर फादर्स, इन नौजवान लड़कों के फादर को भी फंसा लिया, उनके पूर्वजों को भी फंसा रखा था, जो मिडिल मैन थे, उनके चक्रों में ये घुस गए हैं। अब देखिए, तो मैंने पूछा उस ग्रुप से, किस ग्रुप से? जो कि मिडिल मैन के चक्रों में फंसे हुए, जैसे उनके पिता और फोर फादर्स फंसे थे। अच्छा, यहाँ तक समझ में गए? समझ गए? क्या पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, कि आप एक कोऑपरेटिव, एक अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो? वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो इंटू अ कोऑपरेटिव, एक क्या बोलते हैं हिंदी में, संगठित क्यों नहीं हो जाते हो? अब देखिए, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वो लोग कह रहे हैं, जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि भले ही, इवन इफ, भले ही, वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम ऑर्गेनाइज्ड अगर हो भी जाते हैं, जैसे होता है ना वी गेट मैरिड, वैसे वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। तो वी आर द वंस, हम ही वो होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जिसको होल्ड, खींच लिया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस उसे हॉल कर लेगी, खींच लेगी, बीटन एंड ड्रैग, पीटेगी और ड्रैग करेगी टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल में भेज देगी कुछ इलीगल करने के इल्ज़ाम में, ऐसा कि जैसे हमने कुछ गैर कानूनी कर दिया हो। अब जब इन ग्रुप से राइटर ने, ऑथर ने कहा कि क्यों नहीं खुद एक हो करके कोऑपरेटिव बनाते हो, कुछ अलग काम करो, तुम अपने फोर फादर्स वगैरह के जैसे ही उस मिडिल मैन के सर्किल में, जो विशियस सर्किल, उसमें फंसे जा रहे हो। तो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो वी आर द वंस, तो फिर हम ही वो होंगे हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाएंगे हम ही होंगे। बीटन, हमें पीटा जाएगा, ड्रैग टू जेल, जेल घसीट के ले जाया जाएगा, क्या करने के लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कुछ इलीगल किया। जैसे उन्होंने कहा, देयर इज नो लीडर अमंग देम, कोई भी उनके बीच लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी नहीं है हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखे, ये चूड़ी से निकले बाहर, कोई भी नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी उतने ही टायर्ड हैं, परेशान, थके हैं, जैसे ये लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, दे टॉक, वो बातें करते एंडलेसली, बिना जिसकी कोई सीमा ना हो, इन अ स्पायरल, एक ऐसे स्पायरल, एक ऐसे घेरे में, वो जो गोल गोल में बातें वो करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी टू अपैथी, जो गरीबी से, पोवर्टी भुखमरी, भुखमरी से मूव होकर के फिर वो अपैथी, जहाँ पर निठुराई, जो कोई किसी के बारे में ना सोचे, वहाँ पर जाती है। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, फिर वहाँ से वो लालच पे जाती है, फिर लालच के बाद वो इनजस्टिस, अन्याय पे चली जाती है। उनकी जो बातें हैं वो इसी तरह का है, इससे ऊपर नहीं है। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं देखती हूँ दो अलग भिन्न संसार देखती हूँ, यानी कि मैंने देखा, वन ऑफ द फैमिली,
वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, वन ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार का जो एक हिस्सा है, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, जो उस भुखमरी और बर्डन के वेब में, उस जाले में फंसा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उस कास्ट के उस स्टिग्मा धब्बे के कारण, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। तो एक तो ग्रुप ये है कि भैया हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं, चूड़ी बनाने वाले में, तो चूड़ी बनाते रहेंगे। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, तो दूसरा जो ग्रुप है वो एक उस जहरीले, उस विशियस, उस क्रूरता भरे उस सर्कल में गिरे हुए हैं ऑफ द शाहूकार। अच्छा, मिडिल मैन मतलब शाहूकार, उस शाहूकार के चक्कर में फंसे हैं द मिडिल मैन, जिनको मिडिल मैन भी कहा जाता है, या पुलिसमैन भी उसी में आते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून का पालन करते, जो रखते हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो भी उसी में आते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, यानी कि ये जो कुछ हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हो गए, पुलिस वाले हो गए, जो सरकार वरकार चलाते हैं, एक ये ग्रुप है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो टुगेदर, तो सब मिल करके, मतलब मिला करके, टुगेदर एक साथ, दे हैव इम्पोज, उन्होंने एकदम इम्पोज कर दिया है, थोप दिया है, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर वो बैगेज डाल दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं उतार सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, उसे पता हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इस बोझ को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे कि इसके पिता ने एक्सेप्ट किया। यानी कि ये जो कुछ मिडिल मैन है, जो इन लोगों को शायद फंसा कर रखते होंगे चोरी वोरी बनाने में, या इन्हें कुछ और नहीं करने देते होंगे, कुछ और करे तो पुलिसमैन गिरफ्तार कर लेते हैं कि भाई तू इलीगल कर रहा है। तो ये सब मिला कर के क्या है, बच्चे पर एक बोझ है जो उसको उतार नहीं सकता। उसे लगेगा कि माई फादर हैज़ डन द सेम, सो आई एम डूइंग द सेम, ये वाली बात है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ भी करेंगे, टू डू कुछ भी करना, एनीथिंग एल्स करना, वुड मीन टू डेयर, वो एक डेयर की बात होगी कि कुछ इससे अलग करेंगे तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात होगी, डेयर की बात होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये साहस जो है उनके ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं, यानी कि जब वो बड़े हुए, उनका पालन पोषण हुआ, तो उसमें ये डेयर नहीं था, उसमें तो बस वो था, गुलामी थी, जो सब करते आ रहे वही करो जी। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. But when I sense, जब मैं ये समझती हूँ, a flash of it, ये जो डेयर का एक फ्लैश, एक हल्की सी जो चमक है, of it in मुकेश में जब मुझे दिखाई देता है, I am cheered, मैं खुश हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic. ही रिपीट्स, वो कहता रहता है, रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यानी कि मतलब वो बैंगल मेकिंग से हट करके काम करना चाहता है। तो डेयर तो हुआ। ही विल गो टू अ गराज, वो गराज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से जो गराज है इज अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता, बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलूंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, वो कहता है कि मैं चल लूंगा। आई विल वॉक, एक मिनट, I will walk, he insists. Do you also dream flying a plane? Do you also dream? क्या तुम प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो? He is, एक मिनट, सिलेक्टिंग में दिक्कत हो रहा है। He is suddenly silent, अचानक चुप हो जाता है। No, he says, वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर स्टेयर करते हुए, देखते हुए, इन हिज स्मॉल मरमर, थोड़ा थोड़ा बरबराते हुए, देर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदला है। माउस का हम नहीं कर रहे हैं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, ही इज़ कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, यानी कि कार्ड्स के सपने देखने में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो देखता है कि हर्टल डाउन, बहुत तेज़ी से स्ट्रीट पे चलती है ऑफ हिज टाउन, उसके शहर में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फ्यू मतलब नाम मात्र के जो एयरप्लेन्स है, जो हवाई जहाज़ है, फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद के शहर के ऊपर से गुजरते हैं, तो उसे कार दिखाई देती है, तो वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो बस यही है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।